छात्रों नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आज बात करते हैं विद्यापति के परिचय और उनकी रचनाओं पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो पीडीएफ फाइल चल रहा है इसे आप पढ़ भी सकते हैं और इसे मैं लिंक नीचे दे दूंगा, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप इसमें विद्यापति से संबंधित सारी चीज़ों को पा लेंगे। तो विद्यापति के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी जीवनी, विद्यापति के जीवन से के संबंध में विद्वानों ने खोज और विचार पूर्वक जो रूपरेखा बनाई है वह उनकी रचनाओं में प्राप्त संकेतों और अन्य साक्ष्यों और जनश्रुतियों पर आधारित है। इन्हीं अंतः साक्ष्यों और बहिर्साक्ष्यों के आधार पर विद्यापति का जीवन चरित्र इस प्रकार है। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के जरैल परगना के विपसी ग्राम में ख्यात पंडित गणपति ठाकुर के पुत्र के रूप में विद्यापति का जन्म हुआ। इनका जन्म 1369 ईस्वी को हुआ। उनके पितामह जयदत्त संत थे और योगेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। उनके प्रपितामह मैथिल ब्राह्मणों के उपदेष्टा थे। अतएव विद्यापति को काव्य प्रतिभा, पांडित्य आदि वंश परंपरा से प्राप्त हुए। विद्यापति के कुछ सहपाठी भी बड़े विद्वान थे। उनकी संतान विद्यानुरागी थी। कवि थे। विद्यापति की पत्नी चंदा देवी या चंपती देवी भी विदुषी, रूपवती और गुणवती महिला थी। इस अनुकूल परिवेश का लाभ विद्यापति को मिला। इन्होंने अनेक रचनाएं की। लगभग 85 वर्ष की आयु में 1448 ईस्वी में इनका देहांत होता है। विद्यापति एक दरबारी कवि रहे हैं और इन्हें राज्याश्रय भी मिला है। विद्यापति के पूर्वजों का मिथिला के राजाओं के साथ अच्छा संबंध था। विद्यापति का अधिकांश जीवन मिथिला के राजाओं के आश्रय में बीता। सभी राजाओं और रानियों ने विद्यापति का खूब आदर किया, पर विद्यापति का घनिष्ठ संबंध रहा है विद्यापति का राजा शिव सिंह से। विद्यापति शिव सिंह को साक्षात नारायण और रानी लक्ष्मी देवी यानी लक्ष्मी देवी को लक्ष्मी मानते थे। शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी ग्राम दिया। उन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि भी राजा शिव सिंह ने दी थी। आइए इनकी रचनाओं पर बात करते हैं। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबोली, बांग्ला और हिंदी के सुपंडित थे। उन्होंने संस्कृत की भी कई सारी ग्रंथों की रचनाएं की है। उत्तर अपभ्रंश या अभट्ट में रचनाएं उनकी मिलती है। ब्रजबोली, हिंदी, मैथिली में काव्य लिखे हैं। उनकी निम्न 14 रचनाएं मिलती हैं। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, गया पत्तलक, गया गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भू पुराण संग्रह, पदावली, भू परिक्रमा, लेखना विभव सागर, वर्ष कृत्य, शैव सर्वसुसार। इनमें से कीर्तिलता कीर्तिपताका अपभ्रंश में है और पदावली हिंदी में जो प्रचलित है, मैथिली और ब्रजबोली में इसके पदों की रचनाएं मिलती है। शेष ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। उनमें कवि का पांडित्य प्रदर्शित होता है, बहुज्ञता का परिचय मिलता है। अनेक भाषाओं में अगाध ज्ञान होते हुए भी कवि का पसंद देशी भाषा से है। निम्न छंद उनकी मान्यता स्पष्ट करती है। सक्का वाणी बहुवन भावई, पाव रस को मम न पावई, देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जंपो अभट्टा। अर्थ है इसका, संस्कृत भाषा बहुतों को रुचिकर नहीं लगती। प्रकृत का मर्म लोग नहीं समझ पाते। देसी भाषा सबको मीठी लगती है। अतएव मैं उसी में अभट्ट यानी देशी भाषा में रचना कर रहा हूँ। नीचे प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त
परिचय दिया जा रहा है, इसे ध्यान से देखें। कृतिलता के बारे में है। बड़ी चर्चा के बाद कृतिलता का रचना काल 1402 ईस्वी निर्धारित है। यह विद्यापति की सुप्रसिद्ध रचना है, एक ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। इसमें महाराजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है। कीर्ति सिंह के राज्याभिषेक, युद्धाभियान में उनकी वीरता, दानशीलता, शासन क्षमता, कुशलता आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह तत्कालीन भारत की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। तथ्य और घटनाओं का सही वर्णन से कीर्ति सिंह की प्रशस्ति सत्य प्रमाणित होती है। युद्ध और चारित्रिक विशेषताओं के अंकन में तो कवि की निपुणता देखते ही बनती है। जौनपुर साम्राज्य इब्राहिम शाह शर्की के अधीन था। आधुनिक जौनपुर का और तुर्की चरित्र का विशद और सुंदर चित्र कीर्तिलता में मिलता है। विद्यापति की रसिकता का परिचय उनके श्रृंगारिक प्रसंगों में भी मिलता है। काव्य का कथानक भृंग भृंगी संवाद द्वारा शुरू होकर प्रश्नोत्तर पद्धति से सरसता प्राप्त करता है। अतिरंजित वर्णन नहीं है। ऐतिहासिक घटना को ही सजाया संवारा गया है, इसलिए ऐतिहासिक चरित्र काव्यों में कीर्तिलता का विशिष्ट स्थान है। तो ये हमारा विद्यापति से संबंधित परिचय भी जारी है। इसे जूम करके भी मैंने आपको दिखा दिया है। आप इसे गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। इनकी भाषा उत्तरकालीन अभ्रंश है। इसे स्वयं कवि ने देसील बयाना यानी देसील बयान और अवहट्ट पुकारा है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का कहना है कि गीत गायक विद्यापति की यह रचना वास्तविकता के धरातल पर उतर रही है और ये आश्चर्यजनक है। यह प्रबंधात्मक रचना भी भावावेग के क्षण, कल्पना की ऊंचाई, जीवन की निकटता, कटु तिक्त मधुर अनुभव। कीर्तिलता के काव्यत्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, कवि की लेखनी चित्रकार की उस तुलिका के समान नहीं है जो छाया और आलोक के सामंजस्य से चित्रों को ग्राह्य बनाता है, बल्कि उस शिल्पी की टाँकी के समान है जो मूर्तियों को भित्ति मात्र से उभार देता है। हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊंचाई नीचाई का पूरा अनुभव करते हैं। अलंकार और छंद योजना भी इनकी अनुपम है। कीर्ति पताका के बारे में है कि इस कृति में महाराज शिव सिंह की कीर्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। आरंभ में चंद्रचूड़ अर्धनारीश्वर की रूप अर्चना तथा गणेश वंदना है। प्रेम और शिव सिंह का आचरण आकर्षक रूप से उभर कर आता है। इसमें कई भाषाओं का प्रयोग है। मध्य में संस्कृत बहुल पदों का समावेश है। फिर मैथिली भाषा का प्रयोग है। अनेक छंदों में तद्भव शब्दों से सुंदर पदावली है। इनकी एक प्रति राज पुस्तकालय नेपाल में भी सुरक्षित है। पदावली के बारे में है कि पदावली की विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है। हिंदी में इसे सर्वाधिक पढ़ा और समझा गया है। इस पर काफ़ी आलोचनाएं भी हुई है। यह विभिन्न समय में लिखे गए मुक्तक पदों का एक संकलन है जो लोक भाषा मैथिली में लिखी जा रही थी। कुछ लोग इसे ब्रजबुली कहते हैं। लगता है विद्यापति ने जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर मधुर और कोमलकांत पदों में विभिन्न रागों में गाए जाने के लिए इसे लिखा है। इस कृति के माधुर्य और गेयता के कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा गया है और इस पदावली को हिंदी गीत परंपरा में विशेष स्थान मिला है।
इसकी हस्तलिखित प्रतियां नेपाल दरबार के पुस्तकालय में संरक्षित है। इसके कई संस्करण मिलते हैं। पदों की संख्या इसमें समान नहीं है। सर्वाधिक संख्या नगेंद्र नाथ गुप्त के संकलन में 245 है। पदावली का वर्ण विषय क्या है, इस पे काफ़ी बातचीत होती रही है। पदावली विभिन्न समय में लिखी गई है, इसलिए इसके वर्ण विषय थोड़े अलग अलग हैं। भक्ति का इसमें पुट मिलता है हमें, श्रृंगार की भी रचनाएं मिलती है और कई विविध रचनाएं भी मिलती है। भक्ति संबंधी पद शिव, गौरी, दुर्गा, गंगा जी, काली, इन सब को समर्पित है। बहुत सारे पदों का विषय श्रृंगार ही है और ये विद्यापति की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं हैं। शेष पदों में युद्ध वर्णन, पांडित्य प्रदर्शन और कूट पद यानी प्रहेलिका हैं। तो ये हमारा विद्यापति का परिचय है, सामान्य परिचय है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काम आएगा। विद्यापति का परिचय उनकी कीर्ति से ज़्यादा जुड़ती है। मैथिल कोकिलकंठी कवि के तौर पे विद्यापति हिंदी साहित्य में अमर रचनाकार हैं और रहेंगे भी। विद्यापति जिस लोक को अपने साहित्य में उजागर करते हैं वह लोक असल में भारतीय संदर्भ में विराट चेतना से संबंधित है और विद्यापति जब उस लोक को अपने काव्य का विषय बनाते हैं तो यह जाहिर है कि ज़्यादा ही रोचक हो जाता है और यह साहित्य के लिए जिसको हम कहते हैं कि जो समाज का दर्पण है वह विशेष रूप से हमारे सामने उभर कर आता है कि कैसी परिस्थिति रही है उस दौर के गाँव की, जीवन शैली की और लोगों के सोच विचार की। कविता में आदर्श ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और इसे सहज जीवन का हिस्सा मानकर इसे पढ़ा जाना चाहिए। जिन्हें ये आपत्ति है कि विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारी हैं, तो मेरा ये कहना है कि विद्यापति भक्त रहें या श्रृंगारी, मगर वे जीवन के कवि हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने सुनने को मिलती है। कोई एक रास्ता नहीं होती जीवन का मतलब। जीवन का मतलब है बहुमुखता। कभी जीवन हमारे हिसाब से कभी नीचे उतरता है, कभी ऊपर चढ़ता है। इस ऊपर और नीचे चढ़ने का जो पैमाना है यह अलग अलग समाजों द्वारा तय होता है। तो जिस समाज में जिस तरह की बातों की प्रधानता रहेगी वहाँ उसे अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा। अगर हम ज़्यादा आदर्श को देखें तो हम कहते हैं कि वो भक्त कवि के खाने में रखे जाएंगे, और जब हम जीवन से प्रेम को लोप कर देते हैं, सामान्य प्रेम को लोप कर देते हैं, तो हमें उन्हें भक्त के रूप में देखने में अच्छा लगता है। और जब हमारे जीवन में प्रेम और अन्य मानवीय भावनाओं की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, तब हमें एक बैलेंस के तौर पे, एक संतुलन के तौर पे उनमें वही जो भक्ति भाव है वो लोक में श्रृंगार के तत्व को लेकर सामने आता है। विद्यापति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। और मैं ये बता दूं कि ये जो मेरे पास PDF फाइल है कल विश्वविद्यालय के साइट से संबंधित है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा और आप इसे अपने पाठ्यक्रम में अपने हिसाब से उसको सिलेबस को समझकर इसे पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और इतना ही। नमस्कार।